ठीक है नबरत थानेदार नॉवल केस नंबर 67। बदर कमरे में लेटा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था कि उसने तीसरी बार घड़ी की तरफ देखा। वक्त बढ़ता जा रहा था। वो उसे याद कर रहा था। अव्वल तो खुद पर भी हैरान था, लेकिन अब जो था ऐसा ही था। वो पाँव झुला था, कभी मोबाइल स्क्रॉल करता, कभी इधर उधर देखता, बिला के चिढ़कर उठ गया। और जब बाहर निकल के उसने देखा, वो तायाजान अरहम के कमरे में थे सब, और अरहम तकलीफ से रो रहा था। ज़रा ज़रा भी बदर का दिल नहीं हिला था उसे देखकर। अच्छा था उसके बाप को भी एहसास होता तकलीफ किस चिड़िया का नाम है। लेकिन उसे एक फिक्र थी, और वो उम्र की थी। उम्र के लिए फ़िक्र उसे किसी दिन नहीं हुई, लेकिन सास के लिए उम्र की फ़िक्र ज़रूर हुई थी। लेकिन कुछ बुरा होने वाला था, क्योंकि वो जानता था उस आदमी को ये शाम की तरह अपनी औलाद को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता था। उसने गहरा सांस भरा और बाहर निकलने लगा। तभी पीछे सोहा भी आ गई, जबकि अभी वो अपने भाई के पास थी। कहाँ जा रहे हो? उसने वक्त देख लिया था। रात के 2 बज रहे थे। वो घर से जा रहा था। सोचा घर में जो ज़रूरत पूरी नहीं हो रही बाहर कर लूँ। संजीदगी से कहता सीने पे हाथ बांधे उसे बल्ब की रोशनी में देखने लगा, जबकि हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी। सोहा की पेशानी पे बल से बड़ी क्या मतलब तो साफ है, समझ आ रहा है तुम्हें कि जब तुम मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती तो मैं बाहर जाकर पूरी करूँगा। हैं? क्या क्या कहा तुमने? ऐसी बातों से तो उसके अंदर कोई चुड़ैली घुस जाती थी। बदर बालों में हाथ फेर गया। हाँ ठीक है, तो कहा है देखो, ऊपर से नीचे तक अच्छा खासा हैंडसम हूँ। मज़ेदारी वाली बात ये है, अब जेब में पैसा भी है तो। अभी उसकी बात अधूरी ही थी। वो चिल्लाई, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम मेरा खून पी रहे हो क्या? पहले घर की परेशानी, तुम्हारे बच्चों का बोझ कम है मुझ पर, जो तुमने भी अजियत देनी शुरू कर दी। एक्सक्यूज़ मी मिस सोहा। बदर जमान पूरा नाम पुकारते उसके करीब खड़ा हो गया। सोहा को जैसे बेसाख्ता लगा, ही दुनिया का सबसे हसीन नाम है ये। तुम्हारे भाई के साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ, और मेरे बच्चे अचानक तुम्हारे ऊपर बोझ हो गए। आईब्रोज उठाकर उसने उसकी जानिब देखा। एक बात पूछूं तुमसे? वो आहिस्तगी से बोली। सुन रहा हूँ, वो भी सुकून से बोला। क्या मैं खूबसूरत हो गई हूँ जो तुम्हारा रुझान मेरी तरफ हो रहा है? उसकी बातें बदल उसे बस देखता रह गया। उसे शदीद शर्मिंदगी हुई कि एक इंसान को कॉम्प्लेक्स में डालकर उसे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। उल्टा उसी की तरफ दिल माइल हो गया। वो चुप हो गया। सोहा मुस्कुरा दी। यानी अभी खूबसूरत नहीं हुई, या कभी कभी की मेहरबानी है। वो अपना हाथ जोड़ा गई। तुम कमरे में आ जाओ। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम्हें जो भी चाहिए अगर ठीक लगे तो सिर्फ मुझसे लेना। वो आहिस्ती से कहती उसका बाजू अपने बाजू में पकड़ के। पता उसकी इसी दीवानगी पर माइल हो रहा था कि उसने उसे धोखाने, मारने, पीटने, उसकी इंसल्ट करने से, उसकी औकात याद दिलाने से, उसे उस गुनाह के बारे में ताने देने में कोई कसर छोड़ी ही नहीं थी। फिर कैसे, क्यों और कब वो उसे अपना कर गई? उसकी मोहब्बत की खूबसूरती शायद दुनिया के हर चेहरे की खूबसूरती को मात देती थी। जितनी दीवानगी बदर के लिए उसके दिल में थी, क्या कोई और हो सकता था ऐसा जो उसे ऐसी दीवानगी रखता? उसके साथ कमरे में आ गया। क्यों करती हो मुझसे इतनी मोहब्बत? वह रुक गया। सुहा ने उसकी जानिब देखा, मुस्कुराई और फिर उसकी शर्ट के बटन से खेलने लगी। क्योंकि तुम मेरे शोर लाशोर, हाल, माजी, मुस्तकबिल, हर तरफ तुम ही तो हो। फिर मैं किसी और से कैसे मोहब्बत करूं? वो बोली, लेकिन तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत नहीं होगी, इतना इल्म है मुझे। अच्छा, वो कुछ याद आने पर जैसे वो उसकी शक्ल देखने लगी। बदर भी सीधा हो गया, वरना उसकी मोहब्बत में खोया खोया एहसास था। ऐसी मोहब्बत को महसूस करके वो गोया भूल रहा था कि इतना चाहने वाला शख्स भला किसको पसंद नहीं आता। मैं कल सास के साथ पास चली जाऊँ? कोई ज़रूरत नहीं, मर बदतमीज़ी करेगा, वो बोला और बेड पे बैठ गया। मैं सह लूँगी, मैं मुंह तोड़ दूँगा। मेरा? वो उदास हो गई। उमर का, तुम्हारी बहन का शौहर है। वो आंखें घुमा कर बोली। और तुम मेरी बहन की भाभी, तो मेरी तो कोई वैल्यू नहीं। मेरे बच्चों की माँ हो, लेकिन तुम्हें तो ये बच्चे चाहिए ही नहीं। तुम्हें मुझे ज़लील करने का नया नया शौक चढ़ा है शायद। वो ज़रा
जिस जिज़्ब हुआ। अगर तुम्हारे शान में गुस्ताखी करूँ तो काफ़ी होकर मरूँ, वो बोली, जबकि उसकी आंखों में देखता उसके गालों पर हथेली रख गया। सो नफ़ी करती जुदा हुई। खैर, मुझे जाना है। जैसे उसे बदर की तवज्जो पे यकीन ना हो। उसे बदर की कुर्बत भीख में कभी नहीं चाहिए थी, और आज भी वो उसके छूने पर दूर हो गई। जबकि बदर ने भी हाथ खींच लिया। नहीं जाना। अच्छा, उदासी से बोली। वो गहरा सांस भर गया। ठीक है, मैं भी चलूँगा। नहीं, बिल्कुल चुप। बस कह दिया ना। नहीं ना, ये लड़कियों की बातें हैं। मैं कान में उंगलियां डाल लूँगा, वो उसे अपने साथ लिटाते हुए बोला। लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते कोई थर्ड पर्सन। लेकिन मैं थर्ड पर्सन बनना चाहता हूँ बदर, वो चिढ़ गई। कोई फ़ायदा नहीं है, जो मैंने कह दिया वो ही करूँगा। मुझे नहीं जाना फिर। अच्छा बस, चुप। चिड़चिड़ किए जा रही हो कब से, वो बोला, और डरने से उसके गालों को छूने लगा। जबकि सुहान ने उसके छूने की नरमी, उसके अंदाज की नरमी पर हैरान सी थी। मुझे पता है मेरे बच्चे तुम्हें बहुत तंग करते हैं, उनका बाप तुम्हें ज़्यादा तंग नहीं करेगा, वो कहता हुआ उसके होंठों को छू गया। नरमी और अपनायत से छूकर दूर हुआ, आंखें बंद कर ली। गंदी आदत डाल दी है तुमने मुझे, तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। बड़बड़ाया और उसे मज़ीद खुद में करके वो सोने की कोशिश करने लगा, जबकि सोहा आंखें खोले सामने दीवार को देख रही थी। क्या उसके रब ने उसे माफ़ कर दिया था? क्या दिन तकलीफ के ख़त्म होने को थे? अगली सुबह वो जल्दी उठ गई। वो बदर के साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि साथ से उसने बातचीत करनी थी। अगर वो उधर उनके साथ जाता तो बात बढ़ जाती, तभी वो बदर को लेकर नहीं जाना चाहती थी। वो जल्दी उठी, लेकिन बदर फिर भी जल्दी उठकर बाहर नाश्ता कर रहा था। वो बाहर आई, बदर ने उसकी जानिब देखा। तुम क्या रोचो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। नहीं, मेरे जाने का इरादा नहीं है, वो बोली। बदर ने उसे घूर कर देखा। अब तुम मेरी बहू को घूरना बंद कर दो, वो माँ बनने वाली है, उसका थोड़ा ख्याल किया करो। जब से ये सास बहू की यकजहती हुई थी, वो तो बेचारा बीच में फंस गया था। चुप हो गया, जबकि सुबह मुस्कुरा दी। अच्छा ठीक है, अकेली मत जाना। नहीं जाऊंगा अंदर। उठ जाओ, नाश्ता कर लो, मैं कुछ छोड़ कर आऊँगा। अब तो तुम खुश हो जाओ, मेरी माँ को अपने वश में कर लिया तुमने। नजमा की जानिब देखकर सुहा मध्यम सा मुस्कुरा दी। बड़ा अच्छा लगा था उसका ये अंदाज, बल्कि रात से ही वो हैरान हैरान थी कि उसको हुआ क्या है। बदर खामोशी से नाश्ता करने लगा। सोहा की नज़रें उसी पर थी। दोनों ने नाश्ता भी इकट्ठे किया था। ये बेयकीनी कैसे मनाजिर थे, उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो बदल भी सकता है। लेकिन वो बदला किस तरह, क्या वजह हो सकती है उसके बदलने की? ना उसे अपने बच्चों में कोई दिलचस्पी थी, ना ही उसके चेहरे में दिलचस्पी थी। ना ये कहा जा सकता था कि उसे उससे मोहब्बत है। फिर क्यों और कैसे वो इतना मेहरबान हो रहा था? लेकिन जो भी था अच्छा लग रहा था। उसके साथ नाश्ता करके उठ गई। शादी के बाद पहली बार दोनों एक साथ जा रहे थे। नजमा ने दोनों की नज़र उतारी। बदर चिढ़ गया। ये क्या है, पुरानी रस्मों को भूल जाएं। अब चुप करो, तुम बहुत बोलने लग गए हो। 4 पैसे कमाने का मकसद ये नहीं कि माँ के आगे भी ज़बान चलाओगे। वो खामोश हो गया, बोलता भी क्या, जबकि सोहा की मुस्कुराहट और गहरी होगी। दोनों बाहर निकले। बदर ने गाड़ी बदली, उसे नहीं पता था, लेकिन उसकी बाइक देखकर अच्छा लगा। वो गाड़ी पर सवार होगी और सास के घर की जानिब चल दिए। रास्ते में उन दोनों के बीच कोई बात ना हुई। उसके इशारे पर अपना हाथ रखे खुशगुमानियों में उतरने लगी थी। वो चाहती थी ऐसा तवील हो जाता, लेकिन रास्ता मुख्तसर था और जल्दी वो उमर ख़याम के घर के सामने रुके। बदर ने उसको बाहर उतार दिया। अपना ख्याल रखना। ये अल्फाज उसके असाबों को झंझोड़ गए। वो आंखें फाड़ू से देखने लगी। किसका? अपना या इन बच्चों का? तीनों का, वो कह के बाइक आगे बढ़ा गया। सुहा की आंखें भीगी, वो अंदर की जानिब चल दी। ऐसा लगा हवा बहुत तेज़ हो, उसके वजूद के आर पार हो रही हो। बेयकीनी जो बहुत थी। वो अंदर आई, सास नाश्ता बना रही थी। सुहा को देखकर आगे बढ़ी और उसके गले लग गई। भाभी आप? हाँ, मैं आ नहीं सकती क्या? वो बोली। नहीं नहीं, आपका घर है, आप आ सकते हैं। सास काफ़ी खुश थी। बिल्कुल नहीं, उम्र ख़याम की आवाज़ पर सोहा
पलट गई। ये तुम्हारा घर नहीं है और ना ही तुम्हारे से रिलेटेड किसी शख्स का को तुम यहाँ से जा सकती हो। अंदाज में बरहमी थी। सुहा कंफ्यूज ही होगी। मैं बस साथ से मिलने आई थी। क्यों, क्या काम है तुम्हें ऐसा जो मुझसे मिलने आई हो? और तुम ही लोग हो ना तो ये समझ रहे हो कि उमर ख़याम हारा है तो अपने बाप को जाकर बता दो कि वो हारेगा नहीं, कभी नहीं। जब तक जिंदा है उसे हर जगह मार देगा, क्योंकि अब वो बचा नहीं रहा। नहीं, मैं ऐसे कोई जंग लड़ने नहीं आई, और अगर तुम्हारी तरफ से जंग लड़नी पड़ी तो मेरी तरफ से अमन का ऐलान है। यह डायलॉग किसी और के ऊपर जाके मारो। तुम्हारी सच्चाई जानकर तुमसे मुझे घिन आती है। हाँ, तुम्हारा हक है, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ अपने हर किए पर। और देखो, जिस शख्स के लिए मैंने ये सब किया है वो मेरा है ही नहीं। चाह कर भी नहीं पा सकी उसे। मेरी नज़र में सब बकवास बेकार है। यहाँ से जाओ। उमर, क्या हो गया आपको? उमर को होश आ गया। अब वो उन सबको बताएगा कि उमर ख़याम क्या है। तुम जाओ यहाँ से, क्यों आई हो यहाँ? वो चुप होगी, सास की जानिब देखने लगी। जबकि सास जानती थी कि वो यहाँ क्यों आई है। उसका दिल धड़कने लगा। कुछ देर उमर उन दोनों की जानिब देखता रहा और फिर खुद ही वापस चला गया। ये इसलिए नहीं कि उसे सोहा के ऊपर कोई रहम दिली आ गई थी, बल्कि इसलिए कि वह सास की आंखों में उदासी नहीं देख सकता था। तभी वापस पलट गया। वैसे ही उसे जाने के लिए तैयार होना था। जैसे ही वो गया, सास ने सोहा की जानिब देखा और शर्मिंदगी से सर झुका के, मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। वो रात से ऐसे ही रवैया कर रही है। उम्र बहुत अच्छा है भाभी, और हालात जिस तरह के हैं मुझे खौफ आता है कहीं उनका दिल इस हद तक बदजन ना हो जाए कि वो किसी पर एतबार ना कर सके। मैं उन्हें सब सच बताना चाहती हूँ, लेकिन ये सच कैसे बताऊँ कि ये सच खोला तो शायद ही वो सब कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। शाहनवाज से बहुत मोहब्बत करती हैं और उनको अपने बाप का दर्जा देते हैं। वो कैसे ये सब बर्दाश्त करेंगे? मुझे खौफ आता है। आप बताएं, मैं क्या करूँ? मैंने तुम्हें इसलिए कहा था कि हमें उस मामले की तह तक जाना चाहिए। हम शाहनवाज तक नहीं जा सकते। हम उसे नहीं जान सकते कि नाज का और उसका क्या रिश्ता है, लेकिन हम उन जगहों पे जा सकते हैं जहाँ पे नाज मौजूद थी। हम उस कहानी को जब तक नहीं खोलेंगे तब तक कुछ भी सही नहीं होगा। लेकिन अगर ये मौजूद सामने ही ना आए, अगर ये तस्वीरें मैं छुपा दूँ और फिर ये कभी भी तस्वीरें ना नजर आई, तो तुम्हें लगता है मेरा बाप उमर कब छोड़ेगा? तुम जानती हो वो इस शिकार में बैठा है कि किसी भी वक्त उमर की ऐसी चोट मारे कि वो दोबारा कभी उठ भी ना सके। वो उसी तरह शराब पीने लगे और शराब में बहकते बहकते वो उससे वो चेक लिखवाते रहे जो उनकी ज़रूरत है। वो उमर से इस हद तक नफरत करते हैं। अरम को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। उससे मोहब्बत का ये सबूत ना दो कि उसने बेवकूफ़ी की मार मारो। तुम चाहो तो ही कर सकती हो। वो सर हिला के और सोहा को डाइनिंग रूम में बिठाकर वो ऊपर उमर के पास आ गई, जो गुस्से में तैयार हो रहा था। उमर, प्लीज़ इतना गुस्सा ना करे। कि तुम्हारी वजह से मैं उस औरत को इस घर में बर्दाश्त कर रहा हूँ। थोड़ी देर की बात है, वो चली जाएंगी। हाँ, चली जाएगी, लेकिन दोबारा किसी को यहाँ आने नहीं देना। मैं नहीं उनकी शक्लें देखना चाहता। अच्छा ठीक है, अब नाराज़ ना हो। वो आगे बढ़ी और उसके गिर्द बाजू लपेट लिया। तुम्हारी ये जो हरकतें हैं ना, बहुत ख़राब होती जा रही हैं। आपसे कम आपकी मुझसे ज़्यादा ख़राब है। खैर, वो तो तुम मेरा मुकाबला कर ही नहीं सकती। उमर ख़याम ने बेशर्मी में सनत हासिल कर रखी है। जी, इस बात का एहसास तो मुझे रोज़ ही होता है। वो मुस्कुरा दिया। नाश्ता कर लें, मुझसे दूर होने लगी। नहीं, बस एक किस्म काफ़ी है। वो उसकी जानिब झुका। उमर, भाभी नीचे बैठी है। वो दूर हटी तो उसका शौहर उसे छोड़ देता होगा। वो सर झटक कर बोला, कम अज़ कम मेरे भाई आपके जैसे नहीं हैं। हाँ ना उमर ख़याम जैसा कोई भी नहीं। तुम खुश किस्मत लड़की हो, तुम्हें मैं मिला हूँ। जी जी हुजूर, बहुत शुक्रिया। आपकी नवाजिश कि आप मेरी ज़िंदगी में आए और हमें आपने बहुत खुश कर दिया। अब आप अपने काम पर जाएं और मैं भाभी को डील कर लेती हूँ। और नाश्ता लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपका लंच नहीं बना सकती, लेकिन आपने अच्छे से खाना है, बाज़ार से खाइएगा। लिटरली आज के बाद किसी लंच का नाम ना लेना मेरे सामने। इतने प्यार से बनाती हो मैं आपके लिए, और ऐसे नखरे दिखाते हैं आप जैसे। ठीक है, जाए वो मुँह छोड़ के। शुक्र है तुम नाराज़ होगी इस मामले में। अगर तुम नाराज़ ना होती तो मुझे तुम्हारा दिल रखने के लिए रोज़ वो डिब्बा लेकर जाना पड़ता। स्टैंडर्ड है यार मेरा कोई। सर झटक कर दूर हुआ। उसकी पेशानी पर गालों पर प्यार किया।
फिर उसके हथेली पे प्यार किया। ऐसा लगता था उसका दिल नहीं बढ़ता। फिर उसकी सांसों को छूने लगा, अपनी सांसों की महक में उसे बदहवास कर गया। सांस परेशान थी, उसके सीने पर हाथ रखकर रो रही। आपको तो बस मौका चाहिए। उसने अपनी सांसों को संवार किया और पीछे हट गई। उमर ने लबों पर हाथ फेरा और घड़ी पर उसे टाइम दिखाने लगा, गोया जिता रहा हो कि रात को तैयार रहना। और शर्मा से गई और उमर अपना सामान उठा के गाड़ी की चाबी लेकर कमरे से बाहर निकला। लॉन्च में बैठी सोहा को मुकम्मल इग्नोर करके बाहर निकल गया था। पोर्च में गाड़ी निकाली और बाहर निकल गया। सास तब तक उसे देखती रही जब तक वो दूर ना चला गया और उसके बाद वो वापस आई। सोहा उसी की मुंतज़िर थी। क्या ये गलत कदम नहीं? उसकी जानिब देखकर सास एक बार फिर से कहा था, नहीं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि नाज की ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो उमर भी छुपा रहा है, अबू छुपा रहे हैं और शाहनवाज भी पर्दा डालना चाह रहा है। अगर ये राज अब भी ना खुला तो आगे उमर की जान को खतरा है। मेरा बाप उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सास को यही बातें परेशान कर रही थी। वो सर हिला गई। उसने चादर लपेटी, सोहा ने भी लपेटी। दोनों के दिल बुरी तरह से धड़क रहे थे क्योंकि आज वह ऐसी जगह पर जाने वाली थी जिसके बारे में नाम सुनकर भी तौबा तौबा करती थी। मौलवी इशफाक की बेटियां थीं। उसके घर की इज्जतें थी। कोठे पर जा रही थी। उस जगह का एड्रेस सोहा ने उन्हें पुरानी एल्बम में से निकाला था। दूसरी तरफ शाहनवाज ने अपने पिए की जानिब देखा। ये नामुमकिन है, वो जैसे था रहा था। सर, यही सच है। शवाक के पास इस तस्वीर से मुतल्लिक ये तस्वीर है और वो उमर ख़याम के घर में पहुंचा चुका है। इसका मतलब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उमर को इस बारे में इल्म हो जाता तो वो तब भी दरवाज़ा खोला और उमर अंदर दाखिल हुआ। शाहनवाज ने फ़ौरन अपने चेहरे के तासुरात को बदल लिया। आओ शहजादों, आज तो बहुत देर से आए हो। मुझे लगा आज मैं जल्दी आ गया हूँ। चेयर खींच कर बैठ गया। शाहनवाज खड़ा हुआ। यार, तुम यहाँ बैठा करो। उसने अपनी चेयर की जानिब इशारा किया। नहीं यार, आप बैठे ना, क्या मसला है आपको? हमेशा वो जगह छोड़ देते हैं जहाँ आप खुद होते हैं। तो उनसे ऐसी मोहब्बत ही ऐसी थी। वो मुस्कुराया। उमर भी मुस्कुरा दिया और रफ्ता रफ्ता आपने मुझे भी अपने साथ मोहब्बत में मुब्तला कर लिया कि यहाँ तक कि सांस भी चलती है। लिटरली एक मर्द से मोहब्बत करने में बहुत जल जाती है। वो दोनों हंसने लगी। शुक्र करो तुम्हारी बहन इतना नहीं जलती। हाँ, जान इतना नहीं जलती, लेकिन जिस तरह वो जलती है मैंने देखा है। वो फिर हंसने लगा। आज एक मीटिंग थी। उमर ने उसको याद दिलाया। हाँ, मीटिंग है और तुम अब अपने ऑफिस में जाने वाले हो तो अपनी मीटिंग में तवज्जो दो, ठीक है? आई होप कि वो अच्छी हो, जहाँ तुम हो वहाँ बहुत अच्छा होगा। ये आपको लगता है और किसी को नहीं लगता। वो हंस कर कह कर बाहर निकल गया। जब शाहनवाज के तासुरात भी बदल गए। उसने अपने पिए की जानिब देखा और गुस्से से मुड़ियाँ भींच ली। मैं इस मुस्कुराहट को छीनने नहीं दूंगा। हो सके तो शवाक को मार दो। सर, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर वो तस्वीरें क्यों नहीं ख़त्म हुई? तुमने उन तस्वीरों को ख़त्म क्यों नहीं कराया? सर, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो तस्वीर वो छुपा चुका है। अगर वो तस्वीर उमर ख़याम के घर में चली गई है तो वो तस्वीरें किसने देखी है? यानी सास ने देखी है। उसे खुद ही ख्याल आया। सर पकड़कर चेयर पर बैठ गया। अगर सास आयज़ा तक पहुंच गई फिर उसके पास कई सवालात थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो गर्दिश में पकड़ा गया, चकरा गया था। परेशानी उसके सर पर सवार थी कि वो किस किस जगह से खुद को बचाए। उसने गहरा सांस लिया। जाओ ज़रा देखो सास कहाँ होती है। सर, वो तो सर घर में ही होती है। ठीक है, 1 घंटे बाद हम उसके पास चलेंगे। कह के खामोश हो गया। मुतफ़िक्र सा था। वो टेबल को घूर रहा था। उसका राज का खुलना बहुत बड़े तूफ़ान की आमद था और वही तूफ़ान उमर की ज़िंदगी में आने नहीं देना चाहता था। लेकिन तूफ़ान तो आ जाना चाहता था और आ रहा था, भले आहिस्ता आहिस्ता। उमर ख़याम गर्दिश में आ रहा था। उस जगह के आगे उनका रिक्शा रुका। वो दोनों डर सहमी से उतरी। बार बार दिल ने सोचा कि वापस पलट जाए, कि नहीं पलट सके। वो अंदर की जानिब बढ़ी। सास ने सोहा का हाथ थाम लिया क्योंकि इर्द गिर्द का माहौल ही ऐसा था। कहीं मट कर हकले आ रहे थे और उनके बाजू पर फिर रहे थे। कहीं औरतें मर्दों को लुभाने के लिए तैयार कर रही थी। कहीं घुंघरू का शोर था तो कहीं अजीबो-गरीब आवाज़ें। दिल थे कि पाताल में जा गिरे। सामने तख्त पे बैठी औरत उन्हें घूर रही थी। वो उसके पास जा पहुँचे। हमें गुलशन से मिलने। सोहा की कामती आवाज़ उभरी। कौन गुलशन? इस औरत ने सवाल किया। अंदाज में सकती थी गुलशन नाज की तो सोहा के अल्फाज इस औरत को चुका के, कौन हो तुम दोनों? मैं नाज के बेटे की बीवी हूँ, अटक कर बोलती वो आखिर खुद ही बोली थी। उस औरत ने हैरानगी से सास की जानिब देखा। उमर ख़याम की। तुम उमर की बीवी हो? उसने जैसे जाना चाहा। सास हैरानगी से उसे देख रही थी। उसकी आंखें टिप-टिपा गईं। क्या था वो कुछ समझ नहीं पाई। नाज़ अगर बुरी तो बुरी बनकर सामने क्यों नहीं आती? और अगर उमर कुछ नहीं जानता तो सब उमर के बारे में कैसे जानते थे? आखिर क्या था सब ये? गुत्थम-गुत्ती थी जो मज़ीद उलझती जा रही थी। जी, मैं उमर काम की बीवी हूँ। क्या आप गुलशन बुला सकती हैं? हाँ, बुला सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इसके पास जाना पड़ेगा। वो बहुत बीमार है। और फिर तुमने एक छोटी बच्ची को आवाज़ दी। सास का दिल दहल सा गया। वो बच्ची बहुत छोटी थी और उस जगह पर बैठी थी। उसका देख कर बेसाख्ता उसे रोना आया। उसका मुस्तकबिल क्या था, लेकिन खामोशी से वो उस बच्ची
बच्ची के पीछे बोली। जैसे उस औरत ने कान में झुक कर कोई बात की थी, वो बच्ची उन दोनों को लेकर ऊपर की जानिब चढ़ने लगी। वो चाहती ही नहीं थी कि वो यहाँ जाए, लेकिन उसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। और जैसे ही वो एक दरवाजे के सामने पहुंचे, उस बच्ची ने वो दरवाज़ा खोल दिया। गुलशन भाई अंदर है, बीमार हो गई है, अब इसका घुंघरू यहाँ नहीं बचता। क्या तुम उसी नाज की बात कर रही हो जिसने इस कोठे को 4 चाँद लगाए थे? वही नाज़ ना जिस पर सब मर जाते थे। मैं चाहती हूँ मैं उसके जैसी हो जाऊँ। वो बच्ची बोल रही थी। सास और सुहा उसे देखने लगी थी। वो बच्ची कहाँ है कि वहाँ से भागी, और आज उन्हें एहसास हुआ कि नाज़ कोई आम शख्सियत नहीं थी। वो अंदर आई, एक साफ सुथरे कमरे में बीच में बेड पड़ा था, और उस पर एक औरत लेटी हुई थी। जब उसके गिरद और भी लड़कियां करती, शायद उसकी खिदमतें खादमें थी। उनमें से एक लड़की ने झुककर गुलशन के कान में कुछ कहा, और लड़की अभी बाहर से अंदर ही आई थी। गुलशन ने आंखें खोल के सास की जानिब देखा। सास सहम कर उसको हाथ पकड़ गई। उमर की बीवी हो, तुम यहाँ कैसे आई? उसने तुम्हें आने दिया? वो तो बहुत नफरत करते हैं सबसे। लगता है उससे छुप कर आई हो। क्या जानना चाहते हो उसके माँ के बारे में? किस तरह वो मर गई? उसका माजी तो कोई भी नहीं जानता। फिर तुम क्यों जानना चाहते हो? उसका अपना बेटा, उसका माजी नहीं जानता। गुलशन बोलते बोलते ही रोने लगी। सास की अपनी आंखों में आंसू हो गए। सोहा भी उसकी जानिब देख रही थी कि तुम को थी अब सुलझा सकती थी। क्या आप बता सकते हैं कि नाज के साथ आखिर क्या हुआ था? उमर क्या जानता है और शाहनवाज कौन है? सुहा की बात पे गुलशन उसे देखा, यानी मालूमात पूरी है तुम दोनों के पास, बस सिरा हाथ नहीं लग रहा। कोई हैरान कि शाहनवाज के बारे में भी जानते हो? शाहनवाज तुम्हें यहाँ तक आने दे? अचानक नीचे से उठने वाले शोर पर एकदम वो सब मुड़ कर देखने लगे। शाहनवाज उस राज को खोलने नहीं देगा। जाओ, मैं तुमसे खुद रब्ता कर लूंगी। गुलशन ने कहा। वो दोनों खड़ी होगी और उन दोनों के पास हाथ पांव कप आ गए, और जैसे ही वो सीढ़ियों के ऊपर एक धमक सी महसूस हुई, उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ लिया। डरी डरी वो दोनों पीछे की जानिब जा होने लगी। शाहनवाज आगे बढ़ा। उसने सास की आंखों में आंखें डाली। उसकी आंखों में इतना गुस्सा और जुनून था कि वो शायद उसके ऊपर हाथ उठा देता। चलो यहाँ से, उसने बस इतना ही कहा। उसका पीछे सास उस सुहा के पीछे चल गया, जबकि शाहनवाज ने गुलशन की जानिब देखा। बिस्तर मर्ग पर पड़ी हो, अपनी जुबान बंद रखो तो बेहतर है, वरना वक्त से पहले ही तुम्हें दुनिया से रुखसत कर दूंगा। क्या कि वो आगे बढ़ा, जबकि वो उन दोनों के आगे और उसका पिया उन दोनों के पीछे चल रहा था। वो दोनों सच झुकाए आगे किसी मुजरिम की तरह थी, उसके पीछे पीछे चल रही थी। और शाहनवाज कोठे से बाहर निकल गया। उसने सास की जानिब मुड़ी खींच कर देखा। सास का दिल धक धक कर रहा था। गाड़ी में बैठो। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला उनके लिए, और दोनों गाड़ी में बैठ के शाहनवाज को ड्राइव कर रहा था। उसका ये भी मौजूद था। रास्ते में एक लफ्ज़ भी किसी ने किसी से बात नहीं की थी। घर के सामने गाड़ी रोके। मैं चाहूँ तो तुम्हें धक्का धमका कर यहीं से तुम्हारी ज़बान बंद करवा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकता हूँ जो अब तक इस राज को दबाने के लिए मैं करता आया हूँ। लेकिन मेरा एक मसला ये है कि तुम मेरी जान की जान हो, उसे तकलीफ ना दो, खामोशी इख्तियार करो। और तुम उसने सुहा की जानिब देखा। अगर अपने बाप की ज़िंदगी चाहती हो तो उससे कहो कि शाहनवाज ने जंग शुरू की तो नेज़ा उसके सीने में उतरेगा। वो दोनों बाहर निकल गए और शाहनवाज गायब हो गया। गाड़ी पीछे धूल उड़ाती रह गई। सुहा और सास ने एक दूसरे की जानिब देखा, और वो दोनों इतना सहम गए थे कि दोनों ही खौफ से डरने लगी थी। मैंने कहा था आपसे कि हमें नहीं जाना चाहिए। सुहा ने अपने हाथों साफ किए। हाँ, ये डर ज़रूर है, लेकिन अब उस राज का हल जाना ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आप लोगों के पास रिपोर्ट लिखवाई थी। आप लोगों ने अब तक उमर ख़याम को अरेस्ट क्यों नहीं किया? इशफाक साहब उनकी टेबल पर हाथ मारते धाड़े। देखिए मौलवी साहब, आप मौलाना साहब हैं, इसलिए हम आपकी इज़्ज़त का ख्याल रख रहे हैं। एक डीसी को इसके घर से उठा लेना इतनी आसान बात नहीं। वो डीसी बना कब शराबी जिसने मेरे बेटे को मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया कि उसे मौत के वो तक पहुंचा दिया, और आप लोग अब तक उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। उसको हम अरेस्ट नहीं कर सकते, और ये बात हम आपको 100 बार बता चुके हैं। आप अपने बेटे का इलाज कराएं और अपने घर में बैठे। इशफाक साहब की रगें गुस्से से तनी हुई थी। वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकला और सीधा रुख उमर ख़याम के घर की जानिब था।